नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो डी के में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि उपयोगी होंगे आपकी आने वाले सीटेट एग्जाम 2022-23 के लिए। तो काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं और बेहतरीन प्रश्नों के साथ में शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं, व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उसमें कौन सी बुद्धि होती है? तो देखिए यहाँ पर चार विकल्प आपके सामने हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप भी अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। उसके अंदर प्रगतिवादी अंतर व्यक्तित्व या अंतर व्यक्तित्व या फिर होगी स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हावर्ड गार्डनर के अनुसार और उनके अनुसार यहाँ पर जिनमें दूसरों की मंशाओं यानी कि भावनाओं, इरादों, व्यवहारों आदि को समझने और साथ साथ उनमें संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो इस प्रकार की बुद्धि जो होती है उसे हम अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि कहते हैं। ये रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इंटरपर्सनल। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो देखिए जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर उनकी मातृभाषाओं को लेकर के प्रश्न बात कर रहा है। उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन्हें जुर्माना लगना चाहिए। और थर्ड है, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी भाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। फोर्थ है, उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो देखिए जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उनकी आयु होती है एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए 3 वर्ष से लेकर 4, 5, 6 वर्ष के करीब में उनकी आयु होती है ना। मतलब अलग अलग स्टेज के बच्चे, अलग अलग उम्र के बच्चे हो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और जब बच्चे इस अवस्था में विद्यालय में आते हैं तो बिल्कुल उनकी जो मातृभाषा है उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बच्चों को उनको बोलने की अनुमति भी देना चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है जब वो विद्यालय में प्रवेश ले रहे हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। और जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो यहाँ तक बोला गया है कि भाई बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन जो है उनकी मातृभाषा में ही दी जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट विकल्प होगा हमारा इसमें उत्तर। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं, या अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? तो देखिए यहाँ पर दोनों बच्चों को अलग अलग तरह के खिलौने दिए जा रहे हैं। लड़कों को तो उपहार में खेलने के लिए कार दी जा रही है और यांत्रिक ब्लॉक दिए जा रहे हैं, जबकि लड़कियों को गुड़िया दी गई है और चित्रकारी के साधन दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने खिलौनों के माध्यम से भी बच्चों को यानी कि एक अलग अलग स्थान दे दिया कि भाई लड़का है तो इससे खेलेगा, लड़की है तो इससे के लिए ये खिलौने रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रथा है, जेंडर स्थिरता, जेंडर समता, जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर सशक्तिकरण। तो देखिए हम जेंडर का कोई सशक्तिकरण यहाँ पर नहीं, पर हम कर रहे हैं इसमें जेंडर पक्षपात, यानी कि हम जेंडर के अनुसार बच्चों को यहाँ पर खिलौने प्रदान कर रहे हैं। तो ऑप्शन थर्ड बन जाता है इसके लिए उत्तर। अगला प्रश्न आता है, एक शिक्षिका को अपने बच्चों को अपने से बात करने के लिए, यानी कि अपने से बात करने को क्या कहा जाता है? ये कभी कभी प्रश्न बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है व्यक्तिगत वाक उसे कहा जाता है। को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो आत्म केंद्रिता को बढ़ावा देता है। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपना खुद का ध्यान भंग करता है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। और फोर्थ है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्या ये क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो देखिए जब बच्चा इस प्रकार की बातें करता है, जब अपने आप से बात करता है, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वो बनेगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो कथन कक्षा में सवाल पूछने से संदर्भ में सही नहीं होगा वो हमें देखना है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना होता है। तो क्या हम बच्चों से जब प्रश्न पूछते हैं तो केवल हमारा उद्देश्य केवल उनका परीक्षण करना ही होता है कि बच्चों को आता है या नहीं आता है? हम उस प्रश्न के पीछे बहुत सारे उद्देश्य हमारे जो होते हैं वो छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर पहला ही विकल्प जो है हमें इसमें लग रहा है कि यही इसका हमारा उत्तर होगा। अब दूसरों को देखिए, देखते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थी को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है।
विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। तो देखिए तीनों विकल्प तो यहाँ तो प्रश्न पूछने के संदर्भ में सही बात कर रहे हैं, पर एक यहाँ पर गलत बात कर रहा है और वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि होगा पहला वाला। तो यहाँ पर यही हमारा इसमें उत्तर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, लचीला पाठ्यक्रम और अनन्य स्कूल कैलेंडर। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार उचित आवास। फोर्थ है शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा के लिए, और समावेशी शिक्षा के लिए जब बात की जाती है तो वहां पर सभी बच्चों के लिए बातों का ध्यान रखना होता है। सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अनुसार वहां पर सुविधाएं जो हैं, संसाधन हैं, वो होना चाहिए। तो यदि हम देखें तो देखिए विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। लचीला पाठ्यक्रम, अनन्य स्कूल कैलेंडर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो सहायक होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुसार उचित आवास। अब देखिए उचित आवास का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो जो भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे दिव्यांग विद्यार्थी होते हैं और सामान्य बच्चों के साथ जब वो अध्ययन करते हैं, अधिगम करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की वहां पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो स्कूल की संरचनाएं हैं, उसकी इमारतें हैं, उनमें रैंप वगैरह होना चाहिए, वहां पर रेलिंग होना चाहिए, ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके वहां पर अधिगम प्राप्त करने में। तो इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर बन जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास की बात करेंगे। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित कर रहा है? तो यहाँ पर गुणज वैफल्य है, पठन वैफल्य, भाषा वैफल्य है और गति समन्वय वैफल्य है। तो यहाँ पर देखिए हम यदि बात करें तो यहाँ पर व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता आदि की इसमें बात की गई है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बन जाता है वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि होगा यहाँ पर गति समन वैफल्य, जिसे हम डिस्प्रैक्सिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ होगा इसमें हमारा यहाँ पर उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आता है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चे यहाँ पर जिनकी बात की जा रही है वो दृष्टिबाधित हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो अधिगम है वो सफल समावेशन के रूप में रहे, यानी कि हम समावेशी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो आसपास के चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ें, या फिर इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दें। तो देखिए बच्चे दृष्टिबाधित हैं, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो तो इसमें शामिल हो नहीं पाएगी, है ना, क्योंकि नोट्स देने से हो सकता है कि जब दृष्टिबाधित है तो वो पढ़ नहीं पाएंगे। विषय वस्तु को केवल पढ़ने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करें, तो ये भी इसमें संभव नहीं है। और उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला दे, तो ये भी इसमें संभव नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा इस बात की पुष्टि नहीं करती है, इस बात उसका उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे को एक अलग स्कूल, अलग संकाय में भेजा जाए। बच्चों को सभी के साथ शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा है। तो आसपास की चित्र रूपी जो सामग्री है उसमें हम मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ सकते हैं, और बच्चे की यहाँ पर मदद के लिए हम सफल समावेशन के लिए इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो पहला विकल्प बन जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे देखें, जनजातीय समुदायों के सफल विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय के विद्यार्थी हैं और हम उनके लिए सफल समावेश की बात इसमें कर रहे हैं, तो शिक्षिका को किससे बचना चाहिए ये हमें देखना है। तो देखिए अगला प्रश्न, पहला विकल्प है इसमें, उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरणों को शामिल करना। तो बिल्कुल यहाँ पर हम सफल समावेशन के लिए उनके उदाहरण जो हैं उनको शामिल करेंगे, है ना, क्योंकि वो किसी भी समुदाय से हो, बच्चों के लिए परिवेश के जो दैनिक जीवन के उदाहरण होते हैं उनसे बच्चों को निश्चित रूप से जोड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं उनके माध्यम से। दूसरा आता है उनके सामाजिक संदर्भ, संस्कृति को महत्व देना। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ होता है उसको भी महत्व देना चाहिए। अब थर्ड आता है पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना, ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए तीनों यहाँ पर हमारे लिए सही है, और एक जिनसे बचना चाहिए वो हमारा नीचे वाला ही इसमें बच रहा है। तो उन संप्रतियों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं।
तो देखिए जब वो संप्रति जो पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है तो उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो शिक्षिका को इनसे बचना चाहिए। तो ऑप्शन 4 तो यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ध्यान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार जिससे लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। और दूसरा आता है स्वालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या का प्रयोग किया जाए। और थर्ड आता है यहाँ पर पठन वैकल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें और वाकवादिता, यहाँ पर मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप में स्वीकार करें। तो देखिए यहाँ पर यदि हम संबंधित विद्यार्थियों को के लिए हम उचित समावेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्वालीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी या दिनचर्या है उसका प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही संयोजन रणनीति का युग्म होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन एनसीएफ 2005 का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है? तो यहाँ पर है एकीकृत पाठ्य पुस्तकों का विकास, बस्ती के बोझ को कम करना, परीक्षा प्रणाली को अत्यधिक लचीला बनाना, और फोर्थ है डी यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं और इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आता है, एक सामान्य बुद्धि का बच्चा भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है, यह बच्चे में निम्नलिखित के लक्षणों को इंगित करता है। तो देखिए बच्चा जब भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई दिखाता है तो ये डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया या डिस्प्रैक्सिया, तो बच्चा यहाँ पर भाषा को पढ़ने में कठिनाई महसूस करता है, यानी कि उसको यहाँ पर समस्या लगती है। तो यहाँ पर देखिए पठन संबंधी रोग जो होता है, विकार जो होता है वो डिसलेक्सिया होता है और पहला ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे देखिए, ज्योत्सना अवसर निर्धारित कार्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित कर देती है ताकि वह उसे आसानी से कर सके। वो उपयोग कर रही है सहायक विस्तार प्रक्रिया का, उपलक्ष्य विश्लेषण प्रक्रिया, क्रियाशील दृढ़ता या न्यूनकारिता का। तो वो यहाँ पर न्यूनकारिता का प्रयोग कर रही है, यानी कि जो जटिल कार्य है उसको छोटे छोटे हिस्सों में, भागों में विभाजित कर देती है ताकि उसे आसानी से कर पाए। तो डी यहाँ पर उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न आता है, दो छात्र एक ही गद्यांश को पढ़ते हैं फिर भी इसके अर्थ को पूरी तरह से अलग अलग रूप से व्याख्या करते हैं, इनके बारे में सही क्या है? तो यहाँ पर है ये संभव नहीं है, फिर पद्यांश पढ़ने की जरूरत है दोनों को, या फिर ये संभव है क्योंकि शिक्षक ने गद्यांश की व्याख्या नहीं की, या फिर यह संभव है क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं। और फोर्थ है डी, यहाँ पर यह संभव नहीं है क्योंकि अधिगम अर्थ निर्माण नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये संभव है, यानी कि दो बच्चे अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि विभिन्न कारक अलग अलग ढंग से व्यक्ति के अधिगम को प्रभावित करते हैं और यही हमारा इसमें उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, करके सीखने पर आधारित है, निगमन विधि, प्रयोजना विधि, या फिर संश्लेषण विधि, या फिर है विश्लेषण विधि। तो जो प्रयोजना विधि होती है, प्रोजेक्ट विधि होती है, उसमें हम करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? इसे हम अधिगम का स्थानांतरण, परिपक्वता, या फिर अध्ययन। तो देखिए, सीखी गई क्रिया का जब अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि कई बार इससे संबंधित उदाहरण रखे जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो है वो साइकिल चलाना सीख गया और अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, स्कूटर चलाना सीखता है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, तो अधिगम का स्थानांतरण करेगा, क्योंकि व्यक्ति को जो अनुभव है उसका उपयोग उसी से प्रकार से संबंधित कार्यों में वो उपयोग करता है, तो वो उसका अधिगम का स्थानांतरण होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का उत्तरदायित्व क्या है? समाजीकरण का वातावरण का निर्माण, या फिर सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन, और डी है उपरोक्त सभी प्रकार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समाजीकरण की प्रक्रिया में शिक्षक का जो दायित्व होता है वो वातावरण का निर्माण भी करना होगा, कार्यों को प्रोत्साहित भी करना होगा, सांस्कृतिक कार्यों का प्रोत्साहन भी होगा, तभी यहाँ पर शिक्षक समाजीकरण की प्रक्रिया को निभा पाएगा। क्योंकि समाजीकरण कब होता है, जब बच्चे समूह में कार्य करते हैं। तो सामूहिक कार्य को बच्चों जब देंगे तो निश्चित रूप से शिक्षक यहाँ पर समाजीकरण की प्रक्रिया को निभा रहा है, यानी कि शिक्षक यहाँ पर प्रोत्साहित कर रहा है बच्चों को। सांस्कृतिक कार्य को प्रोत्साहन देगा तो भी। तो यहाँ पर उपरोक्त डी यानी कि सभी प्रकार के
जो कार्य हैं वो शिक्षक के उत्तरदायित्व के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी नहीं सीख सकते हैं जब तक, तो कब तक? उन्हें शिक्षा के सामाजिक लक्ष्यों की जरूरत के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें यह पता नहीं होता कि पढ़ाई गई बातों का निकट भविष्य में जांचा जाएगा, उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, या प्रतिदिन घर पर उनके माता पिता द्वारा विद्यालय में ली गई उनकी सीख के बारे में नहीं पूछा जाता। तो देखिए, जब विद्यार्थी जो होते हैं वो जब तक नहीं सीखते हैं, जब तक उन्हें सीखने के लिए तैयार नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी हमारा उसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का मुख्य गुण है, छात्र जो कहे उसे उस अनुसार पढ़ाना, और बी है, छात्रों को उनकी आवश्यकता में रुचि के अनुसार पढ़ाना, छात्रों को कम समय के लिए पढ़ाना, या फिर छात्रों को सामूहिक रूप से पढ़ाना। तो देखिए, यहाँ पर बाल केंद्रित जो विधि है उसका मुख्य गुण, छात्रों को उनकी आवश्यकता में रुचि के अनुसार पढ़ाना, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आता है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है, छात्रों को दंड देना, छात्रों को गृह कार्य देना, या फिर सुगमकर्ता के रूप में शिक्षण या व्याख्यान देना। तो देखिए, शिक्षण का जो सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य है, तो कम महत्वपूर्ण है ना कि बच्चों को मारना यानी पीटना, दंड देना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण कारक में शामिल होगा शिक्षण में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य और समय तालिकाओं का निर्धारण, संगठन चार्ट और संकल्पना चित्र का निर्माण, उदाहरण तथा गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, समवय साथी की व्याख्या करना, या फिर स्वयं से पूछताछ। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि अधिगम रणनीतियों के उदाहरण कौन कौन से हैं। अब देखिए, इसके लिए विकल्पों को देखें तो यहाँ पर विकल्प हमारे कुछ इस प्रकार से हैं, जिसमें 1 2 4 5 है, और यहाँ पर बी वाले में 1 2 3 4 है, इस प्रकार से यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर देखिए उत्तर को टिक करते हैं और फिर इसके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, कुल मिलाकर के यहाँ पर जो प्रभावी अधिगम रणनीतियां होंगी उसमें ये सभी उदाहरण इसमें शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर कई टेट एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पर आर्मस्ट्रांग, फ्रोबेल, डीवी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि फ्रोबेल होगा, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन एक शिक्षक की भूमिका की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का दृढ़ता से अनुसरण करना चाहिए, या फिर ऐसे आराम के माहौल का निर्माण करना जहां पर बच्चे संवाद और खोजबीन के माध्यम से सीख सके। बिल्कुल, देखिए, जब ऐसे आराम के माहौल, तो आराम का मतलब बच्चों को वहां सुलाना नहीं है हमें, तो यहाँ पर आराम का माहौल का मतलब है कि बच्चे निर्भीक होकर, निसंकोच होकर के शिक्षक से संवाद कर पाए, बात कर पाए, खोजबीन के माध्यम से सीख पाए। तो ऐसे माहौल में जब बच्चे सीखेंगे तो निश्चित रूप से वो बहुत जल्दी सीखेंगे, और यही एक शिक्षक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर दो विकल्प नीचे के भी हम देख सकते हैं, तो बी वाला यहाँ पर परफेक्ट है इसके लिए। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति का घोतक है? देखिए, पिछड़ापन बालक के सीखने की किस गति, तो बालक यहाँ नाम से हमें मिल रहा है कि बालक जो है वो पिछड़ापन, तो निश्चित रूप से पिछड़ापन बालक के सीखने कि किस गति का घोतक है, तो बच्चा जो है पिछड़ा हुआ है तो मंद गति से ही सीखेगा। तो सीधा सीधा हमारा उत्तर हो जाता है इसमें मंद गति का। आगे देखिए, निम्न में से कौन से रणनीति मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट है? प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रश्नोत्तर विधि होगी ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के सबसे निकट होगी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, प्रश्नोत्तर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो आंसर क्वेश्चन हम लिखवाते हैं उसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही, बच्चों से प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को जोड़ना है ना, ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। आगे देखिए, यहाँ पर जब कोई शिक्षक ये समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे हैं, तो ये दर्शाता है कि शिक्षक चिंतक, नैतिक, लिंग भेदी, अच्छी सोच का है। तो यहाँ पर जब कोई शिक्षक ये समझता है कि लड़के स्वाभाविक रूप से लड़कियों से गणित में ज्यादा अच्छे होते हैं, तो ये दर्शाता है कि शिक्षक यहाँ पर जो है लिंग भेदी है, यानी कि बच्चों के जेंडर में यहाँ पर पक्षपात हो रहा है। तो ऑप्शन सी बनेगा इसमें
उत्तर। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। थार्नडाइक, पावला या बेंडूरा या फिर है रॉजर्स? तो यहां पर ये सिद्धांत देने वाले जो थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, बेंडूरा। अगला प्रश्न है अभिकथन। ए, बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा बच्चा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अभिकथन के रूप में है और उसका कारण बताया है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हमें कथन के रूप में मिल रहा है जो कि एक बच्चा 11 महीने में और दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। तो ऐसा क्यों है? तो बिल्कुल उसका उत्तर हमें कारण जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो व्याख्या भी इसकी सही रूप से करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट होगा इसमें उत्तर। अगला प्रश्न आता है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवंशिक बनावट, भौतिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक कारक या फिर तीन यहाँ पर दे रखे हैं और इसके लिए हमारा उत्तर 1 2 2 3 1 3 या फिर 1 2 3 के रूप में होगा। तो यहाँ पर देखिए विकास जो होता है वो आनुवंशिक बनावट पर भी निर्भर करेगा, भौतिक वातावरण पर, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर भी। तो यहाँ पर तीनों ही इसमें हमारे उत्तर बन जाएंगे 1 2 3 के रूप में। आगे देखिए किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो प्रतीकात्मक खेल जो है ये यहाँ पर बढ़ता है प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंतर्गत। जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वहीं पर ये बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से बच्चों की प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है? किताबें और पत्रिकाएं, मीडिया या धार्मिक संस्थान, परिवार? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की जो संस्था होगी वो यहाँ पर रहेगा परिवार। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए कि 5 वर्ष की बच्ची ये तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है और प्याजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती या प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। तो बच्ची यहाँ पर प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? यहाँ पर है इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा या फिर है संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना और बनावटों बस संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव जो होता है वो होता है सांस्कृतिक उपकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए, किसी छात्र की मानसिक और वास्तविक आयु दोनों 7 वर्ष है तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? देखिए यहाँ पर बच्चे की मानसिक और वास्तविक दोनों ही आयु 7 वर्ष है तो वो बच्चा सामान्य बुद्धि का होगा। मतलब ना तो उसमें प्रतिभाशाली के अंदर आएगा ना पिछड़े के रूप में आएगा, वो एक सामान्य बुद्धि का छात्र होगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाता है यहाँ पर उत्तर। आगे देखिए किसी जांच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय इनमें से किसको ध्यान में नहीं रखा जाता है? प्रकरण, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, प्रश्नों का स्वरूप या फिर शिक्षण समय? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें शिक्षण समय को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर गणित शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना या फिर संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषण योग्यता को पोषित करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो गणित शिक्षण की बात इसमें आ गई है तो यहाँ पर समस्या समाधान के कौशल को विकास करना ये यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें उत्तर होगा। आगे देखिए शिक्षकों को शिक्षार्थियों के समक्ष किसी जानकारी को स्पष्टता और आनंददायी तरीके से जोड़ रखना चाहिए और इस जानकारी को उन बातों से जोड़ना चाहिए जिसके बारे में शिक्षार्थी पूर्व नहीं जानते हैं, पूर्व से जानते हैं, जानने के इच्छुक हों या फिर जानने के इच्छुक नहीं हो। तो देखिए यहाँ पर जानने के इच्छुक हों, ऑप्शन सी होगा इसमें हमारा
उत्तर। आगे देखिए, पाठ योजना का मुख्य भाग है, तो पाठ योजना का मुख्य भाग क्या होगा? निष्कर्ष, पुनरीक्षण, तैयारी, प्रस्तुतिकरण। तो यहां पर पाठ योजना का मुख्य भाग उसकी तैयारी, ऑप्शन सी। जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चों में अमूर्त एवं तार्किक कौशल विकसित होते हैं? संवेदी गति अवस्था में, मूर्त प्रक्रिया अवस्था में, या फिर है प्राक प्रक्रिया अवस्था में, या फिर है औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में? तो यहां पर उत्तर हो जाता है औपचारिक प्रक्रिया अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी। गणित सीखने के रचनात्मक उपागम के तहत विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाता है। त्रुटियों से पूर्णतः बचना, उदाहरण से नियम सूत्रों का पता लगाना, नियम सूत्रों को याद करने पर जोर, या फिर इनमें से सभी? तो देखिए यहाँ पर रचनात्मक उपागम से संबंधित प्रश्न है, पर उसमें गणित शब्द यहाँ पर ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गणित पैडागोजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा कि रचनात्मक उपागम जो है उसमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किस बात के लिए किया जाता है? तो वहां पर उदाहरणों से नियम सूत्रों का पता लगाने की और इन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो यहां पर संचय की जो प्रवृत्ति होती है ये किशोर अवस्था में देखने को नहीं मिलती है ना? तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों या स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, और डी है संतुलन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है ये ले वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो पहला ही विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं जिन्हें हम कहते हैं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, या फिर है प्रतिमान? तो यहां पर उत्तर हो जाता है हमारा स्कीमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर टीआईटी परीक्षण का पूर्ण नाम क्या है? तो टीआईटी परीक्षण का जो पूर्ण नाम है वो इसमें हमारा रहेगा टीचर एपरसेप्शन टेस्ट, या फिर थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ट्रथ एपरसेप्शन टेस्ट। तो यहाँ पर डी कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, थैमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। चलिए आगे देखते हैं प्रेक्षण का क्या अर्थ होता है। तो प्रेक्षण का देखना, जानना, समझना सभी। तो प्रेक्षण का अर्थ होता है देखना, ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर होगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक मुरे, मॉर्गन, फ्रायड, या फिर कोई भी नहीं। तो यहाँ पर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, और ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो होता है इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10, 12, 16 या फिर 18? तो इसमें 10 कार्ड इसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है? असंदर्भित पाठ्यक्रम, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, या व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान? तो देखिए यहाँ पर जो कारक विद्यार्थी की असफलता के लिए जिम्मेदार होता है वो होगा असंदर्भित पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की रिक्त स्थान भागीदारी की आवश्यकता होती है, सक्रिय, आंशिक, निष्क्रिय? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब अब अधिगम है हमारा वो तभी प्रभावी होगा जब शिक्षार्थी यहाँ पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे, एक्टिव रहेंगे, तभी यहाँ पर अधिगम प्रभावी होगा। तो पहला विकल्प होगा उत्तर। अगला प्रश्न आता है अधिसंज्ञानात्मक कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं या फिर संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करते, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, और डी है फोर्थ है यहाँ पर विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास को देरी से दर्शाते हैं? तो देखिए ये चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे टॉप 50 सीडी पे संबंधित क्वेश्चन थे ये यहाँ पर समाप्त होते हैं, और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।